Good afternoon, students. Today in the basic legal studies class आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स चालू होने जा रहा है आपके आईएससी क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट। सबसे पहले टॉर्ट वर्ड का ओरिजिन क्या है। टॉर्ट वर्ड जो है वो आया है टॉर्टम वर्ड से। टॉर्टम, टॉर्टम मतलब टू ट्विस्ट, ठीक है, टू ट्विस्ट, ट्विस्टेड और रॉन्ग, ठीक है। In the legal context, it refers to as an act or omission that gives rise to injury or harm to another, resulting in a civil wrong. देखिए टॉर्ट की एसेंशियल कंडीशन क्या है। टॉर्ट की एसेंशियल कंडीशन ये है कि नंबर एक, किसी एक आदमी की कोई लीगल राइट हो, किसी का कोई ड्यूटी ऑफ केयर हो और उसे ब्रीच करे जिसकी वजह से सामने वाले को इंजरी हो। इंजरी कैसी होनी चाहिए? लीगल इंजरी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम यहां पे नोट्स जो मैंने बनाए अगर आप देखेंगे, द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज डिजाइन टू रेक्टिफाई सिचुएशन वेयर वन पार्टीज बिहेवियर कॉजेज अनफेयर डिट्रीमेंट टू अनदर पार्टी। किसी एक पार्टी के बिहेवियर की वजह से किसी और पार्टी को जो अनफेयर डिट्रीमेंट होता है, जो नुकसान होता है, उसको रेमेडी करने के लिए टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है। ये याद रखिएगा। टॉर्ट, व्हाट इज अ टॉर्ट? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग that gives rise to a claim, that gives rise to a claim for damages। जो नुकसान आपको पहुंचा है, जो नुकसान आपको पहुंचा है किसी और की हरकत की वजह से, उसके लिए आपको डैमेज मिल सकते हैं। याद रखिएगा, टॉर्ट क्रिमिनल रॉन्ग नहीं होता है, टॉर्ट सिविल रॉन्ग होता है। एक बार फिर से मेरे नोट्स में देखिए और डेफिनेशन को एक बार फिर से अपने दिमाग में उतारने की कोशिश करिए। द वर्ड टॉर्ट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉर्टम मीनिंग ट्विस्टेड और रॉन्ग। टॉर्ट वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉर्टम। In the legal context, it refers to an act or omission that gives rise to injury or harm to another, resulting in a civil wrong। तो किसी को इट रेफर्स टू एन एक्ट, किसी एक्ट या ओमिशन की वजह से, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है जो रॉन्ग आपने किया हो, जो गलत काम आपने किया हो, वो एक्ट हो, यानी कि आपने एक्ट किया हो, कोई गलत काम किया हो, या कोई ओमिशन किया हो। ओमिशन मतलब फेलिंग टू एक्ट, आपने कुछ नहीं किया हो और उसकी वजह से सामने वाले को डैमेज हो गया हो। एक्ट मतलब आपने एक्टिवली एक्ट किया है, कुछ किया है जिसकी वजह से सामने वाले को कोई लीगल डैमेज पहुंचा है और इंजरी पहुंची है। और ओमिशन मतलब आपका ड्यूटी था कुछ करने का और वो आपने रॉन्गफुली नहीं किया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे आपकी ड्यूटी है कि आप सड़क पे लिटर ना करें, कचरा ना फेंकें। आपने केले का छिलका फेंका जिसकी वजह से कोई फिसल गया, तो आपने खैर एक्ट किया। आपकी ड्यूटी थी, मान लीजिए कि अगर आपको कचरा दिखे तो आप उसको हटाएं सड़क से, आपने नहीं हटाया, उसकी वजह से कोई फिसल गया, तो अब आपने जो आपकी ड्यूटी थी उसको ओमिट कर दिया। ओमिट मतलब ना करना किसी चीज को, तो एक्ट भी हो सकता है और ओमिशन भी हो सकता है। रेफर्स टू एन एक्ट और ओमिशन विच गिव्स राइज टू एन इंजरी। इस एक्ट या ओमिशन की वजह से किसी को इंजरी हुई हो, इंजरी और हार्म टू अनदर, रिजल्टिंग इन अ सिविल रॉन्ग फॉर विच कोर्ट्स इंपोज लायबिलिटी, जिसके लिए कोर्ट्स जो हैं वो इंपोज करती हैं लायबिलिटी। In essence, the law of tort is designed to rectify situation where one party's behavior causes unfair detriment to another party। किसी एक पार्टी के बिहेवियर की वजह से किसी दूसरे पार्टी को कोई डिट्रीमेंट, कोई नुकसान होता है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए टॉर्ट डेवलप किया गया, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब आगे देखिए, अब आप और समझेंगे एसेंशियल कंडीशन ऑफ टॉर्ट। ये आपके लीगल स्टडीज वाले पार्ट में, आपके सिलेबस का पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। सबसे पहली ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ड्यूटी ऑफ केयर। द डिफेंडेंट मस्ट हैव ओड अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द क्लेमेंट। दिस मींस देयर वाज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू अवॉइड एक्ट्स। लीगल ऑब्लिगेशन वर्ड याद रखिएगा। किसी का एक्सीडेंट हो जाए मान लीजिए सड़क पे, और आप उसकी हेल्प ना करें, उस हेल्प ना करने की वजह से उसकी डेथ हो जाए, तो आपकी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप किसी की हेल्प करें। समझिए, आप हेल्प करते हैं तो अच्छी बात है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, वो करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं करते हैं और उसकी वजह से उसको कोई नुकसान हो जाता है तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था।
तो सबसे पहली चीज जो है वो ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए। जो डिफेंडेंट है यानी कि जिसके ऊपर केस कर रहे हैं हम, जिसने टॉर्ट किया है, उस उसके पास कोई ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए। उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि उसे कोई काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ठीक है। टू अवॉइड एक्ट्स और omissions दैट कुड फोर्सिबली हार्म अदर्स, मतलब डिफेंडेंट की ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, ठीक है। डिफेंडेंट, दिस मींस देयर वाज अ ड्यूटी, देयर वाज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू अवॉइड एक्ट्स और omission। एक लीगल ऑब्लिगेशन थी अवॉइड करने का किसी एक्ट या omission को जिसकी वजह से किसी और को हार्म हो सकता है। सिंपल, जैसे हम एक नेबरहुड में रहते हैं मान लीजिए, और हम जोर से गाने बजाते हैं रात को 12 बजे के बाद। हमारी ड्यूटी है कि हम रात को 12 बजे के बाद गाने ना बजाएं। क्यों? क्योंकि सामने वाले को उसे डिस्टरबेंस हो सकती है, उसकी पीस डिस्टर्ब हो सकती है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहां पर हमारी ड्यूटी ऑफ केयर है एज अ सिटीजन, एज अ नेबरहुड मेंबर, कि मैं अपने ज्यादा शोर ना करूं, ज्यादा गाने ना बजाऊं। तो यहां पर मैंने वो ड्यूटी ब्रीच की है, तो मेरे ऊपर सिविल रॉन्ग यानी कि टॉर्ट हो सकता है, ठीक है। पहला तो हो गया सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ केयर। दूसरा क्या है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी। यही जो ड्यूटी है, जो आपकी ड्यूटी है, इसका आपने ब्रीच कर दिया हो, उल्लंघन कर दिया हो, इसके खिलाफ आपने कुछ कर दिया हो, ठीक है। द डिफेंडेंट ब्रीच दैट ड्यूटी बाय एक्टिंग और फेलिंग टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। अच्छा, क्योंकि एक्ट और ओमिशन दोनों से होता है टॉर्ट, तो हो सकता है कि जो डिफेंडेंट हो उसने ड्यूटी का ब्रीच किया हो किसी एक्ट को करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाना बजा के रात में 12 बजे के बाद, या फिर ओमिशन करके। कोई इसका ड्यूटी था जो उसने, जैसे कोई डॉक्टर है, उसकी ड्यूटी क्या है कि वो पूरे ध्यान से ऑपरेशन करे, अपने पेशेंट की केयर करे। यहां पे ये उसकी ड्यूटी है कि वो ये करे। मान लीजिए वो ये नहीं करता है, वो कुछ लापरवाही कर देता है ऑपरेशन में, जिसकी वजह से आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, कुछ नुकसान हो जाते हैं। तो यहां पर डॉक्टर ने ओमिशन किया है, ठीक है, ये भी ब्रीच होगा। एक्ट भी हो सकता है और ओमिशन भी हो सकता है ब्रीच। तो पहला तो ड्यूटी ऑफ केयर, दूसरा ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तीसरा कॉजेशन। ये जो हमने ब्रीच किया है और जो सामने वाले को नुकसान हुआ है हमारे ब्रीच की वजह से, जो हमने अपनी ड्यूटी तोड़ी है कोई एक्ट या ओमिशन करके, उसकी वजह से सामने वाले को जो नुकसान हुआ है, जो डैमेज पहुंचा है, उसके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। मेरे ही एक्ट की वजह से उसे कोई नुकसान होना चाहिए, ठीक है। अब इसको दो कंपोनेंट में समझ सकते हैं आप। पहला, फैक्चुअल कॉजेशन। द हार्म वुड नॉट हैव अकर्ड बट फॉर द डिफेंडेंट्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अगर डिफेंडेंट ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं की होती तो फिर सामने वाले को, प्लेंटिफ को हार्म नहीं होता। डिफेंडेंट और प्लेंटिफ में कंफ्यूज मत होइए। डिफेंडेंट वो होता है जिसके ऊपर केस होता है, जिसके अगेंस्ट केस होता है, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। और प्लेंटिफ वो होता है जिसको नुकसान पहुंचा होता है, ठीक है, जो केस डालता है, ठीक है। तो प्लेंटिफ को जो नुकसान हुआ होता है, जो जो हार्म, द हार्म वुड नॉट हैव अकर्ड बट फॉर, अगर डिफेंडेंट ने नहीं किया होता ये एक्ट या ओमिशन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं की होती, तो फिर सामने वाले को, प्लेंटिव को, वो डैमेज नहीं हुआ होता। यह है फैक्चुअल कॉजेशन। दूसरा क्या है? लीगल कॉजेशन। द हार्म वॉज फोर्सिएबल रिजल्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स एक्शन एंड देयर आर नो इंटरवेनिंग एक्ट्स दैट ब्रेक द चेन ऑफ कॉजेशन। जो चेन ऑफ कॉजेशन है, हमने जो चीज की उससे जो सामने वाले को नुकसान पहुंचा, इसके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और ये फोर्सिएबल होना चाहिए कि मैं ये देख सकता था कि जब मैं ये लापरवाही कर रहा हूं तो इसकी वजह से किसी को कोई नुकसान होगा। जैसे मैं अपने जमीन पे एक खतरनाक डॉग पालता हूं, रॉटवाइलर, जबरदस्त गार्ड डॉग, और मैं नेग्लिजेंटली, लापरवाही में उसे चेन से नहीं बांधता हूं, खुला छोड़ देता हूं। उसकी वजह से वो सामने से जा रहे किसी आदमी को काट लेता है। यहां पर मेरी ड्यूटी थी, देखो, सबसे पहली चीज ड्यूटी थी। मैंने ब्रीच किया, मैंने नहीं बांधा, मैंने ओमिशन किया यहां पर, ठीक है, मुझे बांधना चाहिए था, मैंने नहीं बांधा। तीसरा, कॉजेशन। क्या उस कुत्ते के काटने में, सामने वाले को डैमेज पहुंचने में और मेरे उसको खुला छोड़ने में डायरेक्ट लिंक है कोई? तो ऑब्वियसली डायरेक्ट लिंक है। मैंने खुला छोड़ा तभी तो वो काट पाया, तो कॉजेशन भी हो गया। तो अब आप समझ गए, ये तीन तो पहले आप समझ गए। आखिरी समझिए, डैमेजेस। अब ये पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है। डैमेज पहुंचना चाहिए सामने वाले को, लीगल डैमेज, ठीक है। देखिए, दो कॉन्सेप्ट हैं, समझिए। एक को कहते हैं इंजरिया सिने डैमनम, इंजूरिया सिने डैमनम, और एक है डैमनम सिने
डैमेज विदाउट इंजरी, डैमेज विदाउट इंजरी, इंजरी विदाउट डैमेज। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, तो डैमेज, डैमनम सिने इंजुरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजरी। इसका क्या मतलब है कि हमें डैमेज तो पहुंचा लेकिन कोई लीगल इंजरी, इंजरी से यहां पे मतलब है लीगल, कोई लीगल इंजरी नहीं पहुंची। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहां पे एक स्कूल है, एक रेस्टोरेंट है मान लीजिए, ठीक है, समझिएगा ध्यान से एग्जाम्पल, और उस रेस्टोरेंट के बगल में से एक हाईवे जाती है, ठीक है, उस हाईवे के बगल में केवल यही रेस्टोरेंट है, तो खूब चलता है, ढाबा है, खूब चलता है, लोग यहीं पे रुकते हैं। अब इसी ढाबे के सामने सड़क के उस पार एक और आदमी अपना ढाबा खोल ले, तो पहले वाले ढाबे में लोग थोड़ा जाना कम हो जाएंगे, क्योंकि सामने भी एक ढाबा खुल गया, तो लोगों के पास दो ऑप्शन हो गए। इसकी वजह से जो पहले जिसका ढाबा था वहां पे उसको थोड़ा सा डैमेज तो हुआ। कैसे डैमेज हुआ? उसकी इनकम थोड़ी सी तो कम हुई, क्योंकि लोग पहले उसके में ही आते थे, अब सामने वाले में जा रहे हैं। लेकिन यहां पे कोई गलत नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कोई लीगल इंजरी नहीं पहुंची, क्योंकि सामने वाले का भी राइट है रेस्टोरेंट खोलने का, ठीक है, तो यहां पर उसका कोई ऐसा लीगल राइट नहीं है जिसे हमने डैमेज किया है। उसको पैसे भले ही अब कम मिलते हैं हमारी ही वजह से, उसको डैमेज हुआ है, लेकिन कोई इंजरी नहीं हुई है लीगल, उसके किसी लीगल राइट को हमने नहीं तोड़ा है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये आदमी था, इसका नाम है भीम सिंह, ये एक्चुअल केस की बात बता रहा हूं आपको। भीम सिंह जी वोट देने जा रहे थे अपनी पार्टी को, इनको धोखे से कुंडी मार दी इनके दरवाजे की बाहर से किसी ने, ये वोट देने नहीं जा पाए, इनको अंदर बंद कर दिया। इत्तेफाक से ये हुआ कि जिसको वोट देने जा रहे थे वही जीता, ठीक है, जिसको वोट देना चाह रहे थे वही जीता, तो कायदे से इनको कोई डैमेज नहीं पहुंचा। मतलब क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि जिसको ये वोट देने जा रहे थे जीता तो वही, तो क्या हो गया अगर ये वोट नहीं दे पाए तो? लेकिन आप समझ पा रहे हैं इनका लीगल राइट तो हमने हैम्पर किया है, ठीक है, हमने इनका लीगल राइट तो हैम्पर किया है। कौन सा लीगल राइट? इनका राइट टू वोट, इनका राइट था वोट देने का, हमने उनको नहीं करने दिया, तो हमने उनको लीगल इंजरी पहुंचाई है। तो डैमेज नहीं हुआ, डैमेज विदाउट इंजरी, हाँ इंजरी विदाउट डैमेज, ठीक है, इंजरी हुई है, लीगल राइट की यहां पे इंजरी हुई है। जब इंजरी बोलूं तो लीगल समझिएगा, यहां पे इंजरी हुई है, इनके लीगल राइट को चोट पहुंची है, लेकिन कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है। और कंपेयर करिए इधर, इधर एक्चुअल डैमेज हुआ है, मतलब उसको पैसे अब कम मिलते हैं रेस्टोरेंट वाले को, लेकिन कोई लीगल राइट को नहीं चोट पहुंचाई गई है, तो लीगल इंजरी कोई नहीं हुई है। उधर लीगल इंजरी हुई है पर कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो अब आप समझिए जो चौथा एसेंशियल पॉइंट है, चौथा एसेंशियल पॉइंट जो है टॉट का डैमेज, द क्लेमेंट मस्ट हैव सफर्ड एक्चुअल हार्म और लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स एक्शन, ठीक है, सच हार्म कैन बी फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल। और इसी में एक और पॉइंट जोड़ दीजिए कि द डिफेंडेंट्स, द क्लेमेंट, द प्लेंटिफ्स लीगल राइट मस्ट हैव ऑल्सो बीन इंजर्ड। द डिफेंडेंट, द क्लेमेंट्स, द प्लेंटिव, क्लेमेंट या प्लेंटिव एक ही बात है, द प्लेंटिव्स लीगल राइट वॉज इंजर्ड एंड बिकॉज ऑफ सच इंजरी ही सफर्ड हार्म, एक्चुअल हार्म, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ टॉर्ट्स पे आते हैं अब। तो कितने टाइप के टॉर्ट हैं? बेसिकली तीन टाइप के टॉर्ट हैं। सबसे पहला है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब सबसे सिंपल भाषा में बताऊं तो लापरवाही, आपकी ड्यूटी थी और आपने विदाउट रीजनेबल केयर, ये टर्म याद रखिएगा। नेग्लिजेंस का क्या मतलब होता है? नेग्लिजेंस का मतलब होता है, नेग्लिजेंस का मतलब होता है एक्टिंग विदाउट रीजनेबल केयर। जितना केयर आपको देना चाहिए था
जितना रीजनेबल केयर आपको देना चाहिए था उतना आपने केयर नहीं दिया, आपने लापरवाही से काम किया। जैसे मान लीजिए मैं पार्क में लकड़ी काटने का काम कर रहा हूं और उसी पार्क में छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं मेरे आसपास, मैं वहां पे लकड़ी काट रहा हूँ जबरदस्त हार्डवेयर के सामान से, ठीक है, मतलब चेन सॉ है मेरे पास एक एक्स है, ठीक है। अब मैंने लापरवाही की, मैंने नेग्लिजेंटली बिना रीजनेबल केयर के काम किया, उसकी वजह से लकड़ी का कोई टुकड़ा पीस उड़ के गया और किसी के हाथ में धंस गया, उसको इंजरी हो गई, ठीक है। तो यहां पर मेरी गलती होगी क्योंकि मैंने पूरा केयर और कॉशन नहीं दिया, ठीक है। मैंने बिना रीजनेबल केयर के, याद रखिएगा विदाउट केयर मत लिखिएगा, लिखिएगा विदाउट रीजनेबल केयर। जितनी केयर आपको देनी चाहिए थी, जितना एक रीजनेबल आदमी देता उतनी आपने नहीं दी, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टॉर्ट, सबसे कॉमन टाइप का टॉर्ट है ये, ठीक है। वेयर हार्म रिजल्ट फ्रॉम अ फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर, जो हार्म हुआ है वो बिना रीजनेबल केयर ना देने की वजह से हुआ है। उसके बाद क्या है, इंटेंशनल टॉर्ट। ये वो टॉर्ट है हार्म कॉज्ड बाय डेलिबरेट एक्शन, जानबूझ के मैंने कोई एक्शन किया, जानबूझ के मैंने कुछ किया जिसकी वजह से कोई हार्म पहुंचा सामने वाले को। इसके एग्जांपल है असॉल्ट, किसी को डराना, बैटरी, किसी को फिजिकली हार्म करना, चोट पहुंचाना, मारना, ट्रेसपास, किसी के प्रॉपर्टी पे बिना उसके अलाउंस के स्नीक कर जाना, घुस जाना, ठीक है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट, ये तीसरे टाइप के टॉर्ट हैं। देखिए यहां पर आपकी लायबिलिटी स्ट्रिक्ट है, वेयर द डिफेंडेंट इज लायबल फॉर कॉजिंग हार्म विदाउट एनी रिक्वायरमेंट टू प्रूव नेग्लिजेंस और इंटेंट। ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले टॉर्ट हैं, इनमें आपको ना नेग्लिजेंस प्रूव करने की जरूरत है यानी कि लापरवाही, और ना इंटेंशन प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है, यानी कि इच्छा। आपको बस क्या प्रूव करना है कि कोई एबनॉर्मल काम या डेंजरस काम चल रहा था जिसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हो गया। ऑफन अप्लाइड इन केसेस इन्वॉल्विंग एबनॉर्मली डेंजरस एक्टिविटीज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो तीन टाइप के टॉर्ट हो गए। कौन सा, सबसे पहले नेग्लिजेंट टॉर्ट्स, जो नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। नेग्लिजेंस क्या होता है, फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर, जिसकी वजह से किसी को कोई हार्म हो जाए। नेग्लिजेंस के बाद क्या है, इंटेंशनल टॉर्ट, जो किसी डेलिबरेट एक्शन, मैंने जानबूझ के कुछ किया है उसकी वजह से सामने वाले को कोई हार्म हो जाए, जैसे असॉल्ट, बैटरी और ट्रेसपास। उसके बाद क्या है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स रिक्वायर नीदर नेग्लिजेंस नॉर इंटेंशन। ये वाले जो टॉर्ट है इनमें कोई नेग्लिजेंस भी नहीं चाहिए प्रूव करनी है और ना हमें इंटेंशन प्रूव करनी है। कोई एबनॉर्मल एबनॉर्मल या कोई डेंजरस एक्टिविटी पे ये चीज अप्लाई होगी, आगे जब मैं बताऊंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। अब चालू करते हैं, सबसे पहले किससे चालू करें, चालू करते हैं इंटेंशनल टॉर्ट से, ठीक है। इंटेंशनल टॉर्ट में सबसे पहले क्या है, ट्रेसपास, ठीक है। अब ट्रेसपास में सबसे पहले है ट्रेसपास टू बॉडी। ट्रेसपास टू बॉडी जनरली इंक्लूड्स असॉल्ट एंड बैटरी विच आर डिस्टिंक्ट येट रिलेटेड एक्ट्स, ठीक है। ट्रेसपास टू बॉडी, किसी के शरीर पे उसकी इच्छा के बिना, विदाउट हिज कंसेंट कुछ करना, ठीक है। असॉल्ट, असॉल्ट में हम किसी को डराते हैं। असॉल्ट का लिटरल इंग्लिश मीनिंग मत लीजिएगा, लीगली टॉर्ट में असॉल्ट का मतलब किसी के माइंड में फियर पैदा करना है कि आप उसको मार देंगे। एन एक्ट दैट क्रिएट्स एन एप्रीहेंशन इन अनदर ऑफ इमिनेंट हार्म और ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट। किसी के माइंड में ये एप्रीहेंशन, ये शक पैदा कर देना कि आप उसको इमीडिएट हार्म या चोट पहुंचाने जा रहे हैं। जैसे कोई जा रहा है, उसकी तरफ आपने गन पॉइंट कर दी, अब गन पॉइंट करेंगे किसी की तरफ तो उसके दिमाग में यही आएगा कि वो मुझे शूट करने जा रहा है, ठीक है। तो मैंने उसके माइंड में क्या क्रिएट कर दिया, मैंने उसके माइंड में एक एप्रीहेंशन, एक फियर क्रिएट कर दिया, ठीक है। द की एलिमेंट इज द फियर और एंटिसिपेशन ऑफ हार्म। जो की एलिमेंट है, जो जरूरी चीज है, वो ये है कि एक फियर होना चाहिए, डर होना चाहिए, और एंटिसिपेशन होना चाहिए हार्म का, चोट का, ठीक है। For example, if someone swings a fist at another person but doesn't make contact, it could be considered assault because it creates a reasonable fear. देखिए, मैं किसी के ऊपर अपना हाथ ऐसे चलाऊं, ठीक है, उसको लगे ना, ठीक है, लेकिन उसके माइंड में फियर मैंने क्रिएट कर दिया कि मैं उसे बॉडीली हार्म पहुंचाने जा रहा हूं, तो मैंने असॉल्ट का जो टॉर्ट है वो कर दिया है, मेरे खिलाफ डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ट्रेसपास टू बॉडी में अगला है बैटरी।
अब बैटरी जो है असॉल्ट का अगला स्टेज है, बिल्कुल लॉजिकली समझने में वाली बात है ये तो। असॉल्ट में हमने क्या किया, असॉल्ट में हमने केवल डराया सामने वाले को। हमने इसमें क्या किया, बैटरी में एक्चुअल कांटेक्ट हो गया, हमने मार दिया, ठीक है। एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट और ऑफेंसिव टचिंग, ठीक है, ऑफ अनदर पर्सन विदाउट देयर कंसेंट, बिना कंसेंट के सामने वाले के मैंने उसको ऑफेंसिवली टच किया या मारा, हार्म पहुंचाया फिजिकली, फिजिकल इंपैक्ट से। बैटरी रिक्वायर्स फिजिकल कांटेक्ट वेदर इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। बैटरी जो है, जाहिर सी बात है असॉल्ट में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है, बस सामने वाले के माइंड में फियर पैदा करना है। बैटरी में फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी। अब फिजिकल कांटेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है कि हमने उसे डायरेक्टली मारा हो, या इनडायरेक्ट हो सकता है हमने उसकी तरफ कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया हो जिसकी वजह से उसे चोट लग गई हो, ठीक है। ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, ट्रेसपास टू पर्सन हो गया, ट्रेसपास टू बॉडी मतलब। अब ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी देखते हैं, ये सबसे कॉमन टाइप का ट्रेसपास है, ठीक है। अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड बिना अथॉरिटी के, एंड इंटेंशनल एंट्री अपॉन लैंड और प्रॉपर्टी ओन्ड बाय समवन, किसी की प्रॉपर्टी पे घुसना बिना अथॉरिटी के, इंटेंशनली, ठीक है। अनऑथराइज्ड एंड इंटेंशनल, ये दो वर्ड याद रखिएगा, एंट्री इनटू समवन्स प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी डजंट नेसेसरली रिक्वायर कॉजिंग डैमेज, ये बात याद रखिएगा। मैं किसी की प्रॉपर्टी में जैसे ही घुसा बिना उसकी अथॉरिटी के, या फिर उसके बिना उसके अलाउंस के बिना, अगर मैं बिना उसके अथॉरिटी के घुसा, तो मैंने ट्रेसपास कमिट कर दिया है। ये जरूरी नहीं है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी में घुस के कोई डैमेज पहुंचाऊं उसकी प्रॉपर्टी को या कुछ चुराऊं। जैसे ही मैं घुसा अनऑथराइज तरीके से, इंटेंशनली, मैंने ट्रेसपास कमिट कर दिया है, ठीक है। द मियर अनऑथराइज्ड एंट्री और प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट ऑन समवन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन constitutes trespass. An example would be entering someone's fenced yard without permission or placing a sign on someone's property without consent. किसी की प्रॉपर्टी पे, किसी के घर पे जाके पोस्टर लगा देना, ये भी ट्रेसपास है। किसी की फेंस्ड प्रॉपर्टी के फेंस लगाया उसने चारों तरफ, उसमें घुस जाना बिना उसके अथॉरिटी के, ये भी ट्रेसपास है, ठीक है। अगला है न्यूसेंस, इंटेंशनल टॉर्ट्स में अगला है न्यूसेंस। A nuisance involves an act that unlawfully interferes with another individual's use or enjoyment of their property, ठीक है। मैं किसी और की प्रॉपर्टी को यूज करने में कोई बाधा पैदा करूं, कोई रुकावट डालूं, ठीक है। सम सॉर्ट ऑफ that unlawfully interferes, illegally interferes, ठीक है। unlawfully interferes, किसी अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो उसके पास राइट भी है कि उस प्रॉपर्टी को जैसे चाहे एंजॉय करे। अब मेरी किसी हरकत की वजह से अगर उसका राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी हैम्पर होता है, मेरी किसी अनलॉफुल एक्टिविटी की वजह से मैं इंटरफियर करता हूं उसके इस राइट के साथ, तो फिर मैंने न्यूसेंस कर दिया है। जैसे एक एग्जांपल होगा पॉल्यूशन कॉज करना, जो फैक्ट्रीज हैं वो जबरदस्त पॉल्यूशन करती हैं, अब इसकी वजह से मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं एंजॉय कर पाता हूं, ठीक है। मैं जिस शहर में, जिस घर में रहता हूं, जबरदस्त धुआं आता है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया न्यूसेंस का, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट इज इंटरफेयरिंग विद देयर कंफर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज, वो मेरे प्रॉपर्टी के यूज और कंफर्ट के साथ इंटरफियर कर रहा है। उसके बाद है डिफेमेशन, ठीक है, किसी की रेप्यूटेशन को चोट पहुंचाना, इंजरी टू रेप्यूटेशन देना, ठीक है। डेफेमेशन इज अ टॉर्ट दैट इन्वॉल्व द कम्युनिकेशन ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट, कोई झूठ, false statement about someone that injures their reputation। क्या? false statement about someone that injures their reputation। दो essential ingredient हैं defamation होने के लिए, दो चीजें जरूरी हैं। नंबर 1 is it should be a false statement, नंबर 2 it should do some injury to the person's reputation, ठीक है। defamation can be categorized into two। defamation के दो टाइप हैं, एक है libel, एक है स्लैंडर। लिबल क्या है? रिटन और पब्लिश्ड, अगर आप लिख देते हैं, जो झूठी स्टेटमेंट है किसी के खिलाफ, अगर आप उसे लिख देते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगी लिबल। और अगर केवल बोलते हैं तो होगा स्लैंडर, किसी को स्लैंडर करना, ये वर्ड आपने सुना भी होगा शायद, ठीक है। किसी के बारे में जैसे फॉल्स र्यूमर, झूठी अफवाह फैलाना,
ठीक है, अबाउट समवन्स कंडक्ट इन बिजनेस दैट कॉजेज हिम टू लूज कस्टमर्स। मान लीजिए मैंने किसी बिजनेस के खिलाफ, कोका कोला के खिलाफ ये झूठ फैलाया कि कोका कोला अपनी ड्रिंक्स में कुछ गलत मिलाता है, जबकि वो मिलाता नहीं था, उसकी वजह से उसे नुकसान हो जाता है कोका कोला कंपनी को, तो ये डेफेमेशन है, ये स्लैंडर है। ठीक है, तो लिबल रिटन है बेसिकली, बस इतना याद रखिए, और स्लैंडर ओरल है, बोली हुई बात है। ठीक है, रिटन और ओरल का अंतर है रिटन लिबल और स्लैंडर में। उसके बाद है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, किसी को झूठे चार्जेस पे इम्प्रिजन करना, पकड़ लेना। ठीक है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज कन्फाइंड और रिस्ट्रेंड अगेंस्ट देयर विल। उसकी इच्छा के बिना कन्फाइंड या रिस्ट्रेंट किया हुआ है किसी को। ठीक है, विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी, कोई लीगल अथॉरिटी के बिना। ठीक है, और जस्टिफिकेशन भी नहीं है। देखिए, अगर लीगल अथॉरिटी है और जस्टिफिकेशन है तब तो हम किसी को कन्फाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है किसी क्राइम को, तो वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपसे पूछताछ करने के लिए आपको थोड़े टाइम के लिए रख सकती है अपने पास लॉकअप में। ठीक है, अरेस्ट कर सकती है, वो लॉफुल है। ठीक है, और वो ऑथोराइज्ड है, उसके पास लीगल अथॉरिटी है। लेकिन अगर कोई बिना लीगल अथॉरिटी के आपको कन्फाइन या रिस्ट्रेंट करता है, पकड़ता है, ठीक है, this can happen in various settings such as being locked in a room without consent or detained in a store by security without any evidence of wrongdoing। बिना किसी एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग के आपको पकड़ लिया जाए अनलॉफुली, अनजस्टिफाइबली। द की एस्पेक्ट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ समवन्स फ्रीडम टू मूव विदाउट लीगल बेसिस। जो की है इसकी, वो ये है इस वाले टॉट की, कि किसी के राइट टू मूव फ्रीली, उसका राइट है फ्रीली मूव करने का, लीगल राइट है, उसको इंजरी हम पहुंचाएं, उसको कैप्चर करके, उसको इलीगली कन्फाइन करके हमने उसके इस राइट को इंजरी पहुंचा दी। ठीक है, अब आइए अगला टाइप, ये थे इंटेंशनल टॉर्ट्स यहां तक। अब आइए नेग्लिजेंस पे। नेग्लिजेंस में क्या होता है? विदाउट रीजनेबल केयर। विदाउट रीजनेबल केयर अगर हम किसी को कोई एक्शन करते हैं जिसकी वजह से सामने वाले को कोई डैमेज पहुंच जाता है। ठीक है, नेग्लिजेंस इज डिफाइंड एज द फेलियर टू बिहेव with the level of care that someone of ordinary prudence would have exercised under the same circumstances। अगर कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी होता, समझ का आदमी होता, रीजनेबल आदमी होता, तो वो ये नहीं करता। कहने का मतलब ये है, नेग्लिजेंस इज डिफाइंड एज फेलियर टू बिहेव विथ लेवल ऑफ केयर। फेलियर टू बिहेव विथ अ लेवल ऑफ केयर। जितना लेवल ऑफ केयर से आपको बिहेव करना चाहिए था, उतना लेवल ऑफ केयर से आप बिहेव नहीं किए। सबसे कॉमन एग्जांपल है क्राउडेड जगह पे बाजार में तेज गाड़ी चलाना। ठीक है, तो ये नेग्लिजेंस ही तो है। आपको केयर करनी चाहिए, क्राउडेड जगह है, भीड़ भाड़ है, आपको गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। तो फेलियर टू बिहेव विथ लेवल ऑफ केयर that someone of ordinary prudence would have exercised under the circumstances। कोई रीजनेबल आदमी होता आप ही की जैसा, आपके जैसा नहीं, मतलब कोई रीजनेबल आदमी होता तो वो वैसे ही एक्ट करता, अच्छे से एक्ट करता। ठीक है, वैसे आपने एक्ट नहीं किया है। The behavior usually consists of action but can also consist of omissions। एक्शन भी हो सकता है, एक्शन ही होता है जनरली नेग्लिजेंट एक्शन, लेकिन ओमिशन भी हो सकता है। ठीक है, where there is some duty to act, it concerns the breach of a duty of care which results in damage। Unlike intentional torts, ये important point है, unlike intentional torts, negligence does not involve deliberate wrongdoing but rather a failure to act as a prudent person would in similar situation। Intentional tort में the person who commits an intentional tort acts intentionally with his full intention, whereas in negligence there is no deliberate wrongdoing। जानबूझ के कुछ नहीं गलत किया जा रहा है, लेकिन जितना केयर, जितना रीजनेबल केयर, जितना लेवल ऑफ केयर देना चाहिए था, जितना लेवल ऑफ केयर एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला आदमी देता, उतना हमने नहीं दिया है। ठीक है, तो हमने नेग्लिजेंस कमिट कर दिया है। तो एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस क्या क्या हुए? एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस हुए, सबसे पहले तो ड्यूटी ऑफ केयर। कोई ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए, कोई ड्यूटी, जैसा टॉट में था कि कोई ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए। ठीक है, ड्राइवर्स हैव अ ड्यूटी। देखो एग्जांपल से समझो। फॉर इंस्टेंस ड्राइवर्स हैव अ ड्यूटी टू ऑपरेट देयर व्हीकल सेफली टू अवॉइड हार्मिंग अदर रोड यूजर्स।
जब मैं सड़क पे गाड़ी चला रहा हूं तो ये मेरी ड्यूटी ऑफ केयर है कि मैं ध्यान से गाड़ी चलाऊं ताकि जो आसपास दूसरे लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको कोई डैमेज ना पहुंचे। तो पहली चीज तो ड्यूटी ऑफ केयर है। दूसरी बात, इसमें भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जैसा मैंने बताया था। अब जैसे रनिंग कर दूं लेट रेड लाइट पे, रेड लाइट है और मैंने गाड़ी चढ़ा दी जिसकी वजह से, इसकी वजह से साइड से जो आदमी आ रहा था उससे मेरा कोलिजन हो गया। तो मैंने क्यों रेड लाइट रन की? जब लाइट रेड थी तो मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी, तो मैंने ब्रीच कर दिया वहां पे ड्यूटी का। तो ये जो ड्यूटी ऑफ केयर है उसका ब्रीच होना चाहिए। और तीसरा है कॉजेशन। ठीक है, कॉजेशन जैसा डैम उसमें था, टॉर्ट के ही एलिमेंट में था ये तो। ठीक है, अब कॉजेशन में दो एलिमेंट देखिए, एक है कॉज इनफैक्ट और एक है प्रॉक्सिमेट कॉज। कॉज इनफैक्ट वो है कि अगर मैंने ये नहीं किया होता बट फॉर, ठीक है, meaning that but for defendant's action the claimant would not have, the claimant's harm would not have occurred। अगर मैंने नेग्लिजेंटली गाड़ी नहीं ड्राइव की होती तो सामने वाले को भी नुकसान नहीं पहुंचा होता एक्सीडेंट की वजह से। तो बट फॉर माई एक्शंस, ठीक है, मतलब मेरे एक्शंस की अगर ना होते वहां पर तो फिर सामने वाले को डैमेज नहीं पहुंचता। तो यहां पे कॉज तो है, कॉजेशन है। दूसरा प्रॉक्सिमेट कॉज, ठीक है, द हार्म मस्ट हैव बीन फोर्सिएबल रिजल्ट। फोर्सिएबल रिजल्ट मतलब प्रिडिक्ट कर पाना चाहिए कि मेरे इस हरकत की वजह से किसी को डैमेज होगा। जब आप गाड़ी तेज चलाते हैं, नेग्लिजेंटली चलाते हैं, जब आप रेड लाइट को क्रॉस करते हैं, तो फिर ये रीजनेबली आप देख तो सकते ही हैं, फोर्सिएबल तो है ही कि आपकी हरकत की वजह से किसी को कोई नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है प्रॉक्सिमेट कॉज। और फिर आखिरी, जैसे टॉर्ट में था डैमेजेस, वैसे इसमें भी होना चाहिए क्या? डैमेजेस। ठीक है, अब आइए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वर्सेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे। देखिए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए जो सबसे आइकॉनिक केस है वो है राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का। इसमें हुआ क्या था? राइलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या हुआ था कि एक आदमी है, उसने अपने प्रॉपर्टी पे एक बहुत बड़ा सा रिजर्वायर बनाया था पानी का, बहुत बड़ी सी लेक टाइप की जगह बनाई थी पानी की। अब उसने फेंसिंग भी की हुई थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसकी फेंस टूट गई और जो जितना पानी है वो सामने उसके बगल में जिसकी प्रॉपर्टी थी, जो नेबर था, उसकी प्रॉपर्टी पे वो पानी चला गया, जिसकी वजह से उसकी जो फसल थी, उसका जो लैंड था वो बर्बाद हो गया। ठीक है, उसको नुकसान पहुंच गया। तो ये केस जब पहुंचा तो फिर जिसका था प्रॉपर्टी, जिससे पानी एस्केप किया था, उसने कहा कि उसने तो पूरा केयर दिया था, उसने तो पूरा रीजनेबल केयर दिया था, उसने कोई नेग्लिजेंटली नहीं किया था, उसने फेंस बनाए थे, उसने बाकायदा प्रॉपर्टी को ऐसे किया था ताकि वो पानी स्टोर कर पाए। कोर्ट ने कहा लेकिन कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अभी आगे देखते हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट क्या है इस रूल के? नंबर एक, यूज ऑफ लैंड। ठीक है, द डिफेंडेंट मस्ट यूज देयर लैंड इन अ नॉन नेचुरल और स्पेशल यूज। जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर हम टॉर्ट का केस चला रहे हैं, वो अपने लैंड का कोई नॉन नेचुरल या स्पेशल यूज कर रहा हो। ठीक है, अब ढेर सारा पानी स्टोर करना अपने लैंड पे, ये नेचुरल तो है नहीं। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग एंड कीपिंग समथिंग ऑन द लैंड दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म इफ इट एस्केप्स। ये बड़ा जरूरी है, ब्रिंगिंग एंड कीपिंग समथिंग ऑन लैंड दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म इफ इट एस्केप्स। हम अपने लैंड पे कोई ऐसी चीज रखे हुए हैं, कोई ऐसी चीज लाए हुए हैं, कोई ऐसी चीज है जो अगर एस्केप कर गई, अगर निकल गई, तो सामने वाले को नुकसान हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट तो ये है कि यूज ऑफ लैंड होना चाहिए, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए। दूसरा क्या है? एस्केप। वो चीज जो है, जो हार्मफुल चीज हमने रखी थी अपने लैंड पे, वो एस्केप कर गई, जैसे पानी था वो एस्केप कर गया। ठीक है, अगला अक्यूमुलेशन। Accumulation. The object or substance causing the damage must have been accumulated or collected by the defendant. Natural uses of land typically do not fall under this rule. जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर केस चल रहा है, ऑब्वियसली उसने अक्यूमुलेट किया हो, जमा किया हो किसी चीज को अपनी लैंड में। ठीक है, बेसिकली ये बताने के लिए कि वो चीज नेचुरल नहीं है, वो चीज वहां पे पाई नहीं जाती थी पहले से उसके लैंड पे, वो उसने अक्यूमुलेट की है। ठीक है, चौथा डैमेज। ऑब्वियसली डैमेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, डैमेज नहीं होगा तो कैसे हम ये लगा ही नहीं पाएंगे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट ही नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शन है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये याद रखिएगा। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शन देखिए। एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल कुछ हो गया। अब जैसे मैंने पानी रखा था अपने लैंड पे, सारा केयर और कॉशन भी दिया था,
अब एकदम से भूकंप आ गया, उस एरिया में कभी भूकंप नहीं आता, अगर उस एरिया में भूकंप आता रहता था तो मुझे मालूम होना चाहिए कि भूकंप आता रहता है, तब नहीं मिलेगा ये एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन तब मिलेगा जब कोई ऐसी चीज हो जाए जो हम नहीं सोच सकते थे। एक्ट ऑफ गॉड मतलब कोई दुर्घटना हो गई बेसिकली, ठीक है, कोई ऐसी चीज हो गई। रेफर्स टू नेचुरल इवेंट्स ऑफ एक्सेप्शनल मैग्नीट्यूड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन दैट कुड नॉट हैव बीन फोरसीन और प्रिवेंटेड। क्या? नेचुरल इवेंट ऑफ एक्सेप्शनल मैग्नीट्यूड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन दैट कुड नॉट हैव बीन फोरसीन और प्रिवेंटेड, ठीक है। कुछ ऐसा हो गया जैसे उस एरिया में कभी भूकंप नहीं आता था, उस साल जिस साल मैंने अपने लैंड पे जमा किया ढेर सारा कुछ, उसी साल भूकंप आ गया, उसकी वजह से वो चीज एस्केप कर गई। तो अब यहां पे मेरी गलती नहीं है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अब मेरे ऊपर नहीं लगेगी। दूसरा, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ की कंसेंट हमने ले ली है, जैसे मान लो राइलैंड वाले फ्लेचर, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के ही केस में, अगर बगल में जो रहता था जिसकी प्रॉपर्टी पे पानी चला गया था जिसकी वजह से उसको डैमेज हो गया था, अगर हमने उससे पहले ही लिखवा लिया होता कि वो अग्री करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है मेरे जमीन पे मैंने जो पानी रखा है उससे, तो अगर कंसेंट है प्लेंटिफ की तो फिर डिफेंडेंट को आप लायबल नहीं रख सकते हैं, ठीक है। या लायबल मतलब जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, गलती जिसकी होती है उसको हम कहते हैं लायबल, ठीक है। एक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी, ठीक है, एक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी। अगर मान लीजिए मैंने कुछ रखा था, ठीक है, अब कोई तीसरा आदमी आता है, ना मैं ना मेरे बगल वाला, कोई तीसरा रैंडम आदमी वो आता है, वो कुछ खुराफात कुछ हरकत करता है जिसकी वजह से ये चीज एस्केप कर जाती है। अब यहां पे भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी। इफ द एस्केप वाज कॉज्ड बाय द अनफोर्सिएबल एक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी द डिफेंडेंट माइट नॉट बी लायबल। डिफेंडेंट अभी भी लायबल नहीं होगा अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा ही बंदा है, वो आकर के कुछ ऐसा कर देता है, ठीक है, जो कि मैं नहीं गेस कर सकता था। फिर क्या है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब कोई एजेंसी, कोई गवर्नमेंट एजेंसी या कोई, ठीक है, कोई भी जो ऑथराइज्ड है सरकार के द्वारा। इफ द एक्ट दैट कॉज द एस्केप वाज ऑथराइज्ड और मैंडेटेड बाय लेजिस्लेशन द डिफेंडेंट माइट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम लायबिलिटी। जो हरकत जिसकी वजह से वो डेंजरस चीज एस्केप की है मेरी प्रॉपर्टी से, वो हरकत अगर लीगली हो रही है, लॉ में, अगर उसको गवर्नमेंट ने कहा है करवाने को, अगर वो लेजिस्लेशन मतलब कोई एक्ट, ठीक है, जो पार्लियामेंट से एक्ट पास होते हैं, अगर वो मैंडेटेड है, ऑथराइज्ड है किसी लेजिस्लेशन के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा, तो फिर भी मेरी कोई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं बनेगी, मैं लायबल नहीं होऊंगा। तो ये चार हैं: एक्ट ऑफ गॉड, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में डेवलप हुआ है एमसी मेहता के केस से, एमसी मेहता के केस से, और उसको हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में आपको याद है कि भोपाल में एक बहुत ही खतरनाक गैस थी, ओलियम गैस, वो लीक कर गई थी जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो अब सवाल ये उठा कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या कंपनी रिस्पॉन्सिबल है? अब कंपनी ये कह सकती थी कि उसने तो पूरा केयर दिया था, उसने तो पूरा ध्यान दिया था। अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को अगर हम केवल देखें तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में देखो एक्सेप्शन थे चार जो मैंने अभी बताए हैं, कोई एक एक्सेप्शन का यूज करके वो कंपनी कह सकती थी कि हमारी गलती नहीं थी। लेकिन यहां पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनाई गई कि नहीं, एब्सोल्यूट है लायबिलिटी, ठीक है, अगर वो डेंजरस चीज एस्केप की है तो आप जिम्मेदार हैं, यू विल बी हेल्ड लायबल, और कोई एक्सेप्शन भी नहीं दिया जाएगा आपको। एब्सोल्यूट लायबिलिटी, सुनिए, सुनिएगा ये, एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से ज्यादा खतरनाक होती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है। रिमूविंग एक्सेप्शंस दैट अप्लाई अंडर राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर में जो चार एक्सेप्शन थे वो चारों एक्सेप्शन हटा दीजिए, तब बनती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। ये केस का नाम याद रखिएगा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। इसी केस से डेवलप किया गया था एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल इंडिया में। ऑल्सो नोन एज द ओलियम गैस लीक केस, also known as the oleum gas leak case. The court held that if an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity and harm results with such activity, the enterprise is absolutely liable to compensate such harm, and it is not an answer for the enterprise to say that it had taken all reasonable care and that harm occurred without any negligence on its part. देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई
हजार्डस या इनहेरेंटली डेंजरस यूज हो रहा है प्रॉपर्टी का। जैसे जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, वो कार्बाइड और ओलियम गैस का काम करती थी। अब उनके यहाँ खतरनाक केमिकल्स यूज होते थे, तो हजार्डस या इनहेरेंटली डेंजरस यूज तो ये हो गया लैंड का। अब अगर ये चीज एस्केप कर जाती है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है, तो जो कंपनी है वो लायबल होगी, एब्सोल्युटली लायबल होगी कंपेंसेट करने के लिए, ठीक है, पैसा देने के लिए, कंपेंसेशन देने के लिए जिनको हार्म हुआ है उनको। और आप ये एक्सक्यूज, ये डिफेंस नहीं यूज कर सकते हैं कि आपने पूरी केयर और कॉशन दी थी, और आपके केयर और कॉशन दी थी आपने, और आपने कोई नेग्लिजेंस नहीं किया था, ये भी आपको नहीं बचा पाएगा। अगर आप कोई हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस यूज ऑफ लैंड कर रहे हैं और वो चीज एस्केप कर जाती है आपके लैंड से, जिसकी वजह से सामने वाले लोगों को इंजरी हो जाती है, तो आप एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली लायबल टू पे कंपेंसेशन, एंड यू कैनॉट टेक अप द डिफेंस ऑफ प्रॉपर केयर एंड कॉशन एंड नो नेग्लिजेंस ऑन योर पार्ट। आप इसका यूज ही नहीं कर सकते कि आपने कोई गलती नहीं की थी, है ना। अब जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट हो। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमने देखा है, चेरनोबिल में हमने देखा है, जापान में, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई नुकसान हो जाए तो जबरदस्त रेडिएशन निकलती है वहां से, आसपास के लोगों को बहुत नुकसान हो जाता है, वो जगह छोड़ के ही जानी पड़ती है। तो हजार्डस यूज तो है लैंड का, है ना। क्यों? क्योंकि भैया आपने अपने लैंड पे न्यूक्लियर रिएक्टर बना रखा है। अब अगर वो न्यूक्लियर रिएक्टर से कोई भी केमिकल एस्केप कर जाता है जिससे डैमेज हो जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आपने पूरा ध्यान दिया था, वो तो एकदम से भूकंप आ गया या कुछ हो गया। नहीं, आपकी पूरी लायबिलिटी बनेगी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। आपकी कोई गलती नहीं भी है उस चीज के एस्केप करने में, तब भी आपको पैसा देना पड़ेगा जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको, ठीक है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, देखो, ठीक है। अनलाइक strict liability, absolute liability does not allow for any exceptions, ठीक है। उसके बाद की डिफरेंसेस क्या है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में की डिफरेंसेस क्या है? एक्सेप्शन ही नहीं है। प्राइमरी डिफरेंस तो यही है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शन होते हैं कौन कौन से, जैसे एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, कंसेंट और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये 4 एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा क्या है? कंटेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये दोनों अप्लाई कहां कहां होते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज ऑफन अप्लाइड टू केसेस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ लैंड एंड द एस्केप ऑफ समथिंग लाइकली टू कॉज डैमेज। कोई यूज हो रहा है लैंड का, और उस लैंड पे कोई चीज है जो एस्केप कर जाती है, जिसकी वजह से बहुत लाइकली है, बहुत चांसेस हैं कि कोई डैमेज हो जाएगा, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई होती है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाई होती है जब कोई इनहेरेंटली डेंजरस या हजार्डस, अपने आप में कोई बड़ा डेंजरस और हजार्डस काम हो रहा हो, ठीक है, दैट पोज अ पोटेंशियल रिस्क टू द पब्लिक एंड एनवायरमेंट, जिससे एनवायरमेंट और पब्लिक को कोई पोटेंशियल रिस्क हो सकता है। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ओरिजिन क्या है, एवोल्यूशन किससे? राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस से है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का किससे है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से ही डेवलप की गई है, और इंडिया में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से की गई है, ठीक है। अब आइए आपके टॉट के आखिरी टॉपिक पे, वाइकेरियस लायबिलिटी। मैं अपने सर्वेंट के, अपने एजेंट के एक्शन के लिए वाइकेरियसली लायबल हूं का क्या मतलब है कि सर्वेंट ने कोर्स ऑफ एक्शन में, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, मेरे अंडर काम करते हुए, मेरे सर्वेंट ने मेरे अंडर काम करते हुए अगर कोई गलत काम किया है, तो उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। मान लो मेरी कोई कंपनी है ट्रांसपोर्ट की, मैं ट्रक चलवाता हूं, मेरे ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाए तो मेरी भी जिम्मेदारी बनेगी बेसिकली, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन सेवरल की प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं इसमें? पहला, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। Vicarious liability primarily arises in relationships where one party, the employer, has a right to control the manner in which the another party, employee, carries out their task. जो एम्प्लॉयर है उसके पास पावर होती है कि वो कंट्रोल कर सकता है कि जो एम्प्लॉय है वो कैसे कोई टास्क को करे। इट इज क्रूशियल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एम्प्लॉयज एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, as employers are generally not
वाइकेरियसली लायबल फॉर टॉर्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है जिससे मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कोई काम करने का, जैसे कोई ठेकेदार है वो कोई काम कर रहा है, मैंने उसको ठेका दिया है, मैं गवर्नमेंट हूं, है ना, मैंने टेंडर दिया है कोई और वो सड़क बना रहा है। अब उसकी लापरवाही के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। लेकिन अब यहीं पर कोई एम्प्लॉई है मेरा, कोई मेरे अंदर लगातार काम करता है, मैं उसको सैलरी देता हूं, तो वो एक अजम्पशन है ना कि वो मेरे ही डायरेक्शंस के अंदर काम कर रहा होगा, जो मैं कहूंगा वो वही करेगा। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में ज्यादा लगता है ये, ठीक है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के एक्शंस के लिए नहीं लगता है, जनरली नहीं लगता है, ठीक है। अगला, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो गलत काम किया है बंदे ने वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान होना चाहिए। ये ना हो कि वो जब घर पे गया था छुट्टी में तब उसने कुछ अलग से काम कर दिया, लड़ाई कर दी, तो उसके लिए मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूं। जब तक वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था, मेरे अंडर काम कर रहा था और मेरा दिया हुआ काम कर रहा था, तभी तक मैं लायबल हूं। फॉर एन एम्प्लॉयर जो जिसने नौकरी दी है, टू बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल, द wrongful act must have been committed by the employee in the course और स्कोप ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे उस समय उस दौरान कोई गलत काम करेंगे तभी मैं लायबल होऊंगा एज अ एम्प्लॉयर। दिस इंक्लूड्स एक्ट्स दैट द एम्प्लॉयर हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लिसिटली ऑथराइज द एम्प्लॉय टू डू, ठीक है। एक्सप्रेसली और इम्प्लिसिटली अगर मैंने ऑथराइज किया है एम्प्लॉय को कुछ करने के लिए, ठीक है। एक्सप्लिसिटली कुछ ऑथराइज करने का मतलब होता है कि मैंने उसको एक्सप्लिसिटली उसको कुछ बोला, कुछ लिख के दिया कि ये करो, और इम्प्लिसिटली मतलब मैंने बोला नहीं, मेरे और उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि यही काम करना होता है, डेली करता है वो यही काम, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज बीन इंटरप्रेटेड ब्रॉडली टू इंक्लूड एक्ट्स that may be somewhat removed from the employee's formal duties if they can be seen as incidental to the execution of the employee's responsibilities, ठीक है। देखो, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो शब्द है, ये जो टर्म है, इसको ब्रॉडली इंटरप्रेट किया गया है। जैसे मान लो मैं वही ट्रक वाला एग्जांपल लेते हैं, मैं ट्रक की कंपनी का मालिक हूं, ठीक है। अब मैंने ट्रांसपोर्ट की कंपनी मालिक हूं, मेरे अंदर कई ड्राइवर काम करते हैं, मेरे एम्प्लॉई हैं वो। अब जो मेरा ट्रक ड्राइवर है वो सामान लेके जा रहा था, उसकी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हो गया गाड़ी चलाते समय, और उसको वो काम मैंने ही दिया था करने को, तो मैं भी लायबल हूं उस एक्सीडेंट के लिए, मुझे भी पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मान लो वो ढाबे पे खाना खा रहा था, ठीक है, ढाबे पे खाना खा रहा था, बीच में अभी गाड़ी नहीं चला रहा है वो, ढाबे पे खाना खा रहा था, यहां पर उसने कोई लड़ाई कर ली, क्या ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा? तो देखिए, ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो ये भी होगा कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि वो खाना कब खा रहा था? जब वो रास्ते से जा रहा था मेरा ही काम करने, तो इंसिडेंटल है, ठीक है, इंसिडेंटल है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उस समय, लेकिन काम वो वहां होता ही ना अगर मैंने उसको काम ना दिया होता हो तो, ठीक है। अगला, अनऑथोराइज्ड एक्ट, ठीक है, कोई ऐसा एक्ट जो मैंने उसको करने को नहीं दिया है, जो मेरे एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, वो मैं कर देता हूं, ठीक है, तो फिर वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं होगी। इफ एन एम्प्लॉय कमिट्स अ टॉर्ट व्हाइल परफॉर्मिंग देयर जॉब बट इन अ मैनर दैट इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द employer, the employer may still be vicariously liable if the employee was engaged in the employer's business and trying to further it, even if the act exceeds the employee's authority or was forbidden by the employer। अब देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी चीज है। मैंने उसको कोई काम करने को दिया था, तो मैंने उसको कोई ऑथराइज्ड काम दिया था, कोई ऑथराइज्ड एक्ट दिया था करने को। अब उसने उस एक्ट को करने के दौरान कोई अनऑथोराइज चीज कर दी, ठीक है, जो मैंने उसको नहीं दिया था करने को, वो भी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही आएगा। मैंने उसको काम दिया था कि सामान कलकत्ता से चाइना कहाँ भेज रहा हूँ, कलकत्ता से केरला लेके जाना है बाई रोड, और क्या ले जाना है, गन्ना ले जाना है मान लो। अब वो गन्ने के साथ साथ बीच में देखा मैंने वो कोकेन भी स्मगल करने लग गया, तो मैंने उसको कोकेन स्मगल करने को तो नहीं बोला था, लेकिन यहां पर भी मुझे थोड़ा सा डैमेज या कुछ तो, मतलब कोकेन हटाओ वो तो क्राइम हो गया, खैर टॉर्ट पे ही बात करते हैं। मान लो उसने क्या किया, उसने, हाँ बेस्ट एग्जांपल, ट्रक ड्राइवर ने जो कंडक्टर होता है जो उसके बगल में बैठा होता है उसको दे दी गाड़ी चलाने को। अब मैंने उसको नहीं बोला था, मैं एम्प्लॉयर हूं उस ट्रक ड्राइवर का, मैंने वो काम ट्रक ड्राइवर को दिया है। ट्रक ड्राइवर ने अनऑथराइज्ड काम क्या किया कि वो गाड़ी जो है उससे चलवाई, जो उसके बगल में बैठता है, जो मीनियल जॉब्स करता है, जो लेबर होता है।
तो ये तो अनऑथराइज्ड है, लेकिन अगर ये करते दौरान एक्सीडेंट हो जाए और किसी को नुकसान हो जाए तब भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा, ठीक है। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी चलाने का राइट मैंने ट्रक ड्राइवर को दिया था, मैंने ये नहीं कहा था कि किसी और से चलवा लेना गाड़ी, पर उसने चलवाई और उसने एक्सीडेंट करवा दिया, तब भी मैं लायबल हूं अनऑथराइज्ड एक्ट के लिए भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय जब वो अनऑथराइज्ड एक्ट हुआ तब आखिर वो मेरे ही एम्प्लॉयमेंट में तो था, जो मैंने काम दिया था वही तो कर रहा था, ठीक है। इंटेंशनल टॉर्ट्स, एम्प्लॉयज employers can also be vicariously liable for intentional tort committed by their employees provided those acts are related to the employee's duties and not personal actions entirely outside the scope of the अब जो इंटेंशनल टॉर्ट मैंने उधर बताए थे उनमें से कोई इंटेंशनल टॉर्ट कर दिया मेरे एम्प्लॉय ने, और वो इंटेंशनल टॉर्ट किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अलग से नहीं, तब भी मैं लायबल हूंगा। एग्जाम्पल देखते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी के। An employer may be vicariously liable if an employee causes a car accident while making deliveries or a part of their job। देखो, मैंने उसको डिलीवरी देने का काम दिया था, अब वो गाड़ी चलाया एकदम तेजी से, गाड़ी भिड़ा दिया, मैं लायबल हूं। मैं मालिक हूं उसका, लेकिन फिर भी मैं लायबल हूं, मैंने तो गाड़ी नहीं भिड़ाई, लेकिन चूंकि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था, मैं नहीं दिया था उसे काम, तब भी इसीलिए मैं लायबल हूं। Assault, if a security guard employed by a company assaults someone when trying to prevent theft, the employer could be held vicariously liable for the guard's action। मैंने किसी को सिक्योरिटी गार्ड की तरह रखा और सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को ऐसे मुक्का दिखा के डरा दिया, तो सिक्योरिटी गार्ड को एम्प्लॉय मैंने किया है और सिक्योरिटी गार्ड मेरा ही काम कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड का ही काम कर रहा था उस समय, और उस समय उसने एक इंटेंशनल टॉर्ट कमिट कर दिया, वाइकेरियसली मैं भी लायबल हो जाऊंगा। हालांकि मैं उसका क्या हूं, मैं उसका बॉस हूं, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी बन जाएगी। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि सर ऐसा है क्यों, हम मालिक को क्यों रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर रहे हैं। देखो बहुत सिंपल है, इसको डेवलप इसलिए किया गया है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बस समझने के लिए आपको बता रहा हूं। अब मान लो ड्राइवर से कोई गलती हो गई जिसकी वजह से 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ड्राइवर कभी भर पाएगा 10 लाख रुपए? इसीलिए, ठीक है। हरासमेंट, companies can be held vicariously liable for harassment committed by their employees against co-workers। The harassment occurs within the scope of their employment। अब कोई कंपनी में, मैं कंपनी का ओनर हूं, मैंने कई लोगों को काम पे रखा है और वो लोग किसी के साथ हरासमेंट कर देते हैं कंपनी में ही, तब भी मैं लायबल हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने आपका सब्जेक्ट खत्म कर दिया, बहुत छोटा था पूरा टॉपिक टॉर्ट्स का, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस साल का सैंपल पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन अब आप सही कर ले जाएंगे और टॉट आप समझ भी गए हैं। थैंक यू वेरी मच।